गुड आफ्टरनून। आज का जो विषय है क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं, अर्थात क्रिया क्या है कि जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने का या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। सामान्यतः क्रिया के बिना आप वाक्य रचना नहीं कर सकते हैं या वाक्य का निर्माण नहीं हो सकता है। वाक्य में क्रिया का विशेष महत्व होता है और वाक्य में यदि क्रिया नहीं होती है तो वाक्य अपूर्ण रहता है, अपूर्ण या अधूरा होता है। जैसे क्रिया जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं, अर्थात उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया के होने या करने का, इसमें होना और करना, होना जो स्वयं के द्वारा होता है, खुद के द्वारा होता है, और करना या करने जिसको हम करते हैं, अर्थात होना सूरज का आना या चंद्रमा का आना उस स्वयं के द्वारा होते हैं, लेकिन जिन कार्यों को हम करते हैं उसे क्रिया कहते हैं, अर्थात उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे क्रिया के भेद, क्रिया के दो भेद होते हैं, कर्म के आधार पर, रचना या संरचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। जैसे कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया कर्म के साथ, अर्थात जिसमें कर्म की प्रधानता होती है, जिस पे क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, या क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। और अकर्मक क्रिया, अ का अर्थ हमेशा होता नहीं के लिए, अ उपसर्ग का अर्थ हमेशा होता नहीं के लिए। अकर्मक अर्थात जिसमें कर्म ना हो, जिसमें कर्म ना हो, सीधे क्रिया का प्रभाव या क्रिया का फल सीधे कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, बालक या छात्र पढ़ता है तो बालक का पढ़ना उसका कर्म होता है, छात्र का पढ़ना उसका कर्म कहलाता है। तो इसी तरह से जैसे अकर्मक क्रिया का उदाहरण है कि घोड़ा दौड़ रहा है, तो घोड़ा दौड़ रहा है, दौड़ना क्या है, क्रिया है, लेकिन घोड़ा क्या है, करता है। सीधे क्रिया का फल या क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़े वहां अकर्मक क्रिया होती है। जैसे संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। अब संरचना के आधार पर क्रिया के भेद, संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं, सामान्यतः मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, जिसमें पहले मुख्य क्रिया होती है और दूसरी क्रिया जो कि मुख्य क्रिया के अर्थ का विस्तार करती है। जिसमें पहले मुख्य क्रिया होती है और जो दूसरी क्रिया होती है वो मुख्य क्रिया के अर्थ का विस्तार करती है। जैसे रीना पढ़ाई कर रही है, रीना पढ़ाई कर रही है तो मुख्य क्रिया पढ़ाई करना, लेकिन कर रही है उसका विस्तार, मुख्य क्रिया का जो विस्तार करती है उसे क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया। इसी तरह से नाम धातु क्रिया, इसी तरह से ख है नाम धातु क्रिया, जो क्रियाएं संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है। जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि शब्दों के अंत में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है वे नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे बच्चा दरवाजा खटखटा रहा है, बच्चा दरवाजा खटखट, उसके पीछे आ प्रत्यय लगा दिया, क्या कर दिया, खटखटा। आ प्रत्यय लगाने से क्या हो गया, टा बन गया। तो इसे कहते हैं, जैसे बच्चा दरवाजा खटखटा रहा है तो आ प्रत्यय लगने से इसमें नाम धातु क्रिया
बनती है। इसी तरह से प्रेरणार्थक क्रिया जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को, किसी अन्य व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वह क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे अमित पूजा से कपड़े धुलवाता है। इसमें देखेंगे कि अमित पूजा से, अब अमित क्या करता है, पूजा को प्रेरित करता है किसी कार्य करने के लिए, अर्थात कपड़े धुलने के लिए। तो अमित पूजा से कपड़े धुलवाता है, तो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। उसके बाद पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं, मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया। पूर्व अर्थात पहले, पूर्व अर्थात पहले, तो मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे रवि खाना खाकर सो गया। अब देखो क्या कहता है कि रवि खाना खाकर सो गया, तो इसमें खाना खाकर, इसमें देखेंगे कि पूर्वकालिक क्रिया क्या है कि मुख्य क्रिया से पहले, मुख्य क्रिया से पहले, मुख्य क्रिया क्या है, खा, और उससे पहले क्या है, खाना। तो क्या कहता है कि मुख्य क्रिया से पहले जो क्रिया लगती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इसी तरह से आगे धातु। धातु किसे कहते हैं, धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया का जो मूल रूप उसे धातु कहते हैं। जैसे क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे पढ़ लिख, खा जा गा सो आदि, ये सारी क्रियाएं कैसी है, ये सारी क्या है, धातु है। और इनके साथ ना प्रत्यय लगने से क्या बनती है, क्रिया बनती है। क्रिया जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, जाना, गाना, सोना। तो प्रत्यय के जोड़ने से, ना प्रत्यय लगने से, इसमें प्रत्यय जोड़ने से या प्रत्यय ना प्रत्यय लगने से क्रिया बनती है। इसी तरह से धातु के रूप, सामान्य धातु, व्युत्पन्न धातु, नाम धातु, मिश्र धातु। धातु के सामान्यतः 4 रूप होते हैं, 4 प्रकार होते हैं, 4 भेद होते हैं। सामान्य धातु, मूल रूप में ना प्रत्यय लगाने से जो रूप बनता है उसे सामान्य धातु कहते हैं। अब सामान्य धातु किसे कहते हैं, मूल रूप से धातु में ना प्रत्यय लगाने से जो रूप बनता है उसे सामान्य धातु कहते हैं। इसी तरह से उत्पन्न धातु किसे कहते हैं, सामान्य धातु में प्रत्यय लगाकर या किसी अन्य प्रकार से बनाई गई धातु को उत्पन्न धातु कहते हैं। जैसे कि सामान्य धातु में प्रत्यय लगाकर या किसी अन्य प्रकार से बनाई गई धातु को व्युत्पन्न धातु कहते हैं। इसी तरह से नाम धातु, संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर जो शब्द बनाए जाते हैं उन्हें नाम धातु कहते हैं। जैसे शर्म, अब शर्म के आगे ना लगाएंगे आप तो क्या होगा, शर्माना। या इसी तरह से अपना के आगे ना लगाएंगे तो अपनाना, और इसी तरह से गर्म के आगे ना लगाएंगे तो गर्माना। ये क्या कहता है, संज्ञा क्या है, शर्म, और उसके आगे ना प्रत्यय लगाने से सर्वनाम। अपना क्या है, सर्वनाम, और सर्वनाम के बाद यदि ना प्रत्यय लगाया जाता है ना तो अपनाना। और इसी तरह से विशेषण, गर्म, अब विशेषण है तो विशेषण क्या है, गर्म, उसके आगे ना प्रत्यय लगाने से क्या हो जाएगा, गर्माना। तो इसी तरह से मिश्र धातु, वे धातु जो संज्ञा, विशेषण तथा क्रिया विशेषण के बाद लेना, होना आदि लगाकर बनाए जाते हैं। अब देखो क्या कहता है, वे धातुएं जो संज्ञा, विशेषण तथा क्रिया विशेषण के बाद करना, लेना, होना आदि लगाकर बनाए जाते हैं। तो ऐसे शब्दों से बनाए जाने वाली क्रिया को धातु को मिश्र धातु कहते हैं। जैसे ये लगाया आपने बात के बाद करना लगाया तो बात करना, और लेना के बाद बात करना, और होना, जैसे बुरा के बाद आपने होना लगाया, बुरा होना। और इसी तरह से
नीचे के आगे आपने आना लगाया, होना लगाए, आना लगाया, तो नीचे आना,